हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम लोग क्लास 10 के भौतिकी का अध्याय सेकेंड अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय का नाम है विद्युत धारा। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस चैप्टर में शामिल किया गया है, इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो आगे हम उन सभी प्रश्नों के विशेष एक्सप्लेन करते हुए इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि और दूसरे बच्चे इस वीडियोस का दूसरे बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा, ठीक है ना, चैप्टर का नाम है। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है जिसको आप याद कीजिएगा कि V बराबर आई आर। यहाँ पर 1 लिखा है ना, यहाँ पर 1 नहीं होगा, आई आर होगा। जहाँ पर V क्या होता है, V वोल्टेज को दर्शाता है और I करंट को, और R जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस को दर्शाता है। यदि V है, V का SI मात्रक की बात करें तो उसका मात्रक V ही होता है। I का SI की मात्रक की बात करें, इसको एम्पियर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम लोग ओम से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ठीक है ना। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, यहाँ पर जो अभी मैंने आप लोगों से बताया कि इसका आंसर हो जाएगा ओम, और इसका SI मात्रक ओम होता है। और इसका साइन आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ओम का साइन इसी तरह से दिया जाता है, आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है ना। कौन सा पद विद्युत परिपथ या विद्युत शक्ति को दर्शाता है। तो जो विद्युत परिपथ और विद्युत शक्ति को दर्शाता है, ठीक है ना, वो है आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। आई स्क्वायर आर, यहाँ पर आई करेंट है, ठीक है ना, और आर आपका रेजिस्टेंस है। तो अब हम लोग विद्युत धारा के बारे में जान लेते हैं कि विद्युत धारा जो है इसके खोजकर्ता कौन है। तो विद्युत धारा जो है यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कह सकते हैं, या आप समझिए कि जो विद्युत धारा जो चैप्टर है ना, इसमें मुख्य रूप से हम लोग 3 तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब परमाणु के 3 कण होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एक तो आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेशित होता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है प्रोटॉन जो धन आवेशित होता है। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और इसके यदि खोजकर्ता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन को खोजा था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को खोजा था किसने, चैडविक ने खोजा था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आपको ई से सूचित किया जाता है, यहाँ पर ई निगेटिव हो जाएगा। प्रोटॉन को पी से सूचित किया जाता है, पी यहाँ पर पॉजिटिव का साइन मिलेगा। और न्यूट्रॉन को तो एन से सूचित किया जाता है, कैपिटल एन से, और इस पर कोई साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आवेशों का जो प्रवाह है इसको हम विद्युत धारा कह सकते हैं, यानी कि जो आवेश है, ठीक है ना, यह इलेक्ट्रॉन का इसमें प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में आगे हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युत में आवेश। अब देखिए स्थिर विद्युत में आवेश किस तरह का होता है। अब देखिए जो विद्युत स्थिर विद्युत है, ठीक है ना, उसमें आवेश हमेशा विराम अवस्था में रहता है। जब तक आवेश विरामावस्था में रहेगा उसको हम स्थिर विद्युत, स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर का मतलब होता है एक स्थान पर रहना। एक स्थान पर यदि कुछ रहता है, कोई भी चीज़ रहता है तो उसको विरामावस्था कहा जाता है। तो विरामावस्था में रह सकते हैं। धारा विद्युत आवेश रहते हैं। अब देखिए एक तो हो गया स्थिर विद्युत जिसमें कोई गति नहीं हो रही है, किसी भी धारा में वो प्रवाहित नहीं हो रही है। और दूसरा है कि एक धारा में चलना, जैसे कि जल धारा समझते हैं ना, जल का बहाव जब होता है उसको जल धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके धारा का मतलब होता है कि उसमें क्या हो, गति हो,
और विद्युत में जब गति आती है तो उसको क्या कहते हैं, गति की अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में यदि बात करें कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जैसे कि आपने फ्रूट्स वगैरह जो फल है ना, या कुछ पैकेट वगैरह मिलते हैं, तो उसमें आप देखे होइएगा कि उस पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, कि उसमें कितना, देखिए इसका उस एसआई मात्रक के बारे में पूछ रहा था। इसका एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है ना। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसको आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है ना। आवेश का एसआई मात्रक पूछा जाए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आप यहाँ पर कूलम होता है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अब जैसे कि आपने याद किया कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, उसी तरह से आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। और विद्युत धारा की यदि पूछी जाए, ठीक है ना, कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक के बारे में यदि पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा जो है ना आई, ठीक है ना, आई को मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, कि जो विभव है, भी को हम विभव कहते हैं या करंट कहते हैं, तो उसको हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, उसको हम सूचित करते हैं एम्पियर से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक किसे कहते हैं। अब देखिए विद्युत शक्ति को हम वाट में मापते हैं। अब सुने हुए कितने वाट, ठीक है ना, कितने वाट का बल्ब है या कितने वाट का आपके टेलीविज़न है, कितने वाट का चार्जर है, यानी कि उसमें कितने शक्ति चाहिए, कितना शक्ति वो लेता है वो वर्क करने के लिए, जो भी वो काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, आप वाट घंटा भी सुन ले होइएगा कि एक घंटे में यह कितना वाट घंटा ये खपत करता है, मतलब कितना वाट लेता है एक घंटे में, ठीक है ना, इसको वाट घंटा कहते हैं। यदि हम व्यवहारिक उपयोग में 1 किलोवाट घंटा, ठीक है ना, व्यवहारिक मात्रक का इसका क्या होता है, तो जो इसका व्यवहारिक मात्रक की यदि बात करें कि 1 किलोवाट घंटा, जो आपने सुना होगा कितने किलोवाट घंटा लेता है, ठीक है ना, तो ये 1 घंटे में ली गई है जो उसकी शक्ति है ना, उसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा यदि ले लेता है, खपत करता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूला के बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम एक और क्वेश्चन आ गया है इससे संबंधित, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, जूल का 1 जूल का मान होता है। अब देखिए 1 जूल का मान ये होता है फिक्स, ठीक है ना, और जूल को हम कैलोरी में मापते हैं। किस चीज़ में मापते हैं, जूल को कैलोरी में मापते हैं, और ये होता है 0.24 कैलोरी, ठीक है ना। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का, अब देखिए शुष्क सेल, जो अब शुष्क सेल से समझ लीजिए कि जो टर्च में हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, टर्च लाइट में, ठीक है ना, एक आगे एक इस तरह का सेल होता है, और आगे यहाँ पर एक रेड कलर का होता है, और पीछे इस तरह से निपो बैटरी देखे ना आप लोग, बस वही उसी को आप समझ लीजिए। बहुत तरह के सेल आते हैं जो टर्च लाइट में डाला जाते हैं, 2-3, ठीक है ना, 2-3 अभी तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पहले टर्च में बहुत आते थे। अब तो क्या हो गया कि अब चार्जेबल आ गया। अब बिजली का आप समझ लीजिए कि जो विद्युत धारा है ना, विद्युत क्या है, अब आप इसे समझ सकते हैं कि गांव में अचानक लाइट कट गया, सारे समस्याएं शुरू हो गई, पंखा चलना बंद हो गया, बल्ब जलना बंद हो गया, रेडियो टेलीविज़न सारे बंद होने लगे, क्योंकि उसमें बिजली नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ लोग आके बिजली का दूसरा रूप आप जो विद्युत सेल है, शुष्क सेल है, ठीक है ना, उसका उपयोग करने लगे, टॉर्च लाइट लगाने लगे, या अलग अलग चीज़ें जो चार्ज करके रखते हैं जिसको, ठीक है ना, उसका उपयोग करने लगे। तो उसके जो सेल है ना, उसमें भी कई तरह के होते हैं। एक तो सूखा सेल होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या करते हैं, टर्च में डालते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो टर्च में डालते हैं ना सूखा सेल, उसका जो उसमें आप उसको जब खोलिएगा, जो सूखा सेल होता है ना, तो जब आप उसको खोलिएगा तो खोल के देखिएगा कि उसमें अंदर एक ब्लैक कलर का एक सेल होता है, जो आपके धन ध्रुव से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके ऊपर एक टोपी की तरह इधर दिखता है, ठीक है ना।
ये कार्बन का छड़ होता है। और उसके पीछे आप देखिएगा तो जो उसकी पेंदी होता है ना, जिसमें निगेटिव रहता है, कटोरी के कप के जैसे रहता है, ये इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो ये बना हुआ होता है जस्ता का। किस चीज़ का बना हुआ होता है? शुष्क सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है ना, ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है जस्ता का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो शुष्क सेल में ये धन इलेक्ट्रोड है ना, जिसके ऊपर टोपी लगा हुआ रहता है और रेड कलर भी आगे दिखा हुआ रहता है ना, रेड कलर का इसमें एक टोपी बना हुआ रहता है, उसके ऊपर से ये टोपी लगा हुआ रहता है। ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि उसके अंदर जो छड़ रहता है वो किस चीज़ का बना रहता है? तो उसके जो अंदर जो छड़ होता है ना, ये मुख्य रूप से कार्बन का ही होता है। कार्बन का और जस्ते का। कार्बन का धन ध्रुव के लिए और जस्ता का ऋण ध्रुव के लिए होता है। अब वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? अब जैसे कि देखते हैं कि वोल्ट के बारे में तो बहुत लोग सुने हुए हैं। तो यहाँ पर वोल्ट जो है, ठीक है ना, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। मतलब 1 जूल कितने कूलम ऊर्जा हम खपत कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर ये दर्शाता है। ठीक है ना। अभी हम लोग साइंस विद्युत धारा क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर को पढ़ रहे हैं। और इसका अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है ना, उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है ना। और वोल्ट मीटर से विभवांतर को नापा जाता है कि कितना वोल्ट अभी आ रहा है। ठीक है ना। अब किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, जो किसी मतलब प्रतिरोध आपको देखना है कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि उसको R बराबर VI उसका फार्मूला होता है। ठीक है ना। उसको ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला का उपयोग करना होता है, R बराबर VI। ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली फ्यूज का तार बना हुआ होता है। अब देखिए, बिजली का जो फ्यूज होता है ना, अब देखिए 2 तरह से इसमें होता है। जैसे कि यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और बल्ब से यहाँ पर फिलामेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर फिलामेंट जुड़ा हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर लाइट निकल रहा है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव धन ध्रुव की तरफ और ये ऋण ध्रुव पर जाता है, लेकिन बीच में यहाँ पर एक फिलामेंट जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूज जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि जब ज़्यादा वोल्टेज आए या कहीं शॉर्ट सर्किट के बीच में इधर तार सटे, एक दूसरे में सट जाए, तो ये पूरा तार ना गले। जो तार दिख रहा है ना, ये पतला वाला जो तार दिख रहा है, ये पूरा तार नहीं गल पाए और यहाँ से ये फ्यूज पर्पस टूट जाए। तो ये किस चीज़ का बना होता है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतुओं में बने टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एक तो टंगस्टन और दूसरा नाइक्रोम। और दोनों का प्रतिरोध गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रतिरोध भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कारण से यह गर्म होता है और गर्म होने पर इसमें से रोशनी निकलने लगती है। गलनांक ज़्यादा होने के कारण से इसका परिपथ टूटता नहीं है, ये जल्दी गलता नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं ये नाइक्रोम हो गया, ठीक है ना, या आपका टंगस्टन होगा। तो बिजली के बल्ब में ये तो लगा रहता है, लेकिन यह काफ़ी गर्म होने के बाद भी ये टूटता नहीं है। तो नहीं टूटता है इस कारण से, काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के बाद नहीं टूटता है जल्दी, इस कारण से इसमें से रोशनी निकलती है। ठीक है। लेकिन बल्ब में क्या किया जाता है कि बल्ब के अंदर कुछ अक्रिय गैस, जैसे कि आर्गन नियन गैस भर दिए जाते हैं, जिस कारण से रिएक्शन नहीं हो पाता है। और नहीं रिएक्शन होगा तो ये टूटेगा भी नहीं, कभी नहीं टूटेगा। ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको वहाँ पर आंसर देना है, अक्रिय गैस होगा या आर्गन नियन होगा। तो आप इनका नाइट्रोजन भी कहीं कहीं देता है, तो आर्गन नियन ही भरिएगा, क्योंकि यह अक्रिय गैस है। ठीक है ना। और इसका गलनांक कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका गलनांक तो 3500 डिग्री सेल्सियस कहीं देता है, कहीं 3600 डिग्री सेल्सियस भी देता है। ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पर 3380 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, तो आप यहाँ पर 3380 डिग्री सेल्सियस ही लगाइए। ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, यह आपका बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर 19। और यहाँ पर यह इसका जो चार्ज है ये माइनस में रहता है, और 1 प्रोटॉन के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर इसका जो चार्ज है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है। तो जो 1 मीटर एम्पियर है ना, यह होता है 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर, 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर ये इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 म्यू, ठीक है ना, 1 म्यू एम्पियर कितने के बराबर होता है। तो 1 म्यू एम्पियर कितने के बराबर होता है, तो इसका जो आंसर है ना ये हो जाएगा आपका 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक की अनुदिशा, अब देखिए अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप एक बात समझ लीजिए कि एक पाइप है, ये पाइप है पानी का, ठीक है। तो इधर प्रेशर ज़्यादा है, जैसे कि प्रेशर कब होगा, जब थोड़ा सा इसका दाब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं कि ये पाइप है और पाइप में ऊपर यहाँ पर पतला छेद कर दिया, नीचे भी पतला, ऊपर भी, दोनों साइड में एक एक पतला छिद्र कर दिए। अब इधर से हम प्रेस करना, इधर से दाबना शुरू करेंगे तो जाहिर सा बात है कि इधर से पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि इधर हम प्रेस कर रहे हैं, इधर पाइप को दबा रहे हैं, तो पानी इस छेद से होकर के बाहर निकलेगा। यदि इसको नहीं दबाएं, प्रेशर इस पर नहीं डालें, इस पर प्रेशर नहीं डालें, तो पानी इधर नहीं गिरेगा। वही बात इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी होता है, क्योंकि विद्युत के दाब में अंतर होने लगता है कि एक साइड में तो विद्युत का दाब काफ़ी ज़्यादा रहता है, जहाँ से बिजली जनरेट होती है, जहाँ बिजली बनती है वहाँ पर विद्युत दाब काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और दूसरे सिरे पर विद्युत दाब कम रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर यदि देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। यदि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन है अगर आवेश, ठीक है ना, क्यू आवेश विभवांतर भी इससे प्रभावित हो किया गया हो तो कार्य क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका एक फार्मूला है, ठीक है ना, कि अब एक साइड में आवेश है, दूसरे साइड में विभवांतर है, ठीक है ना। तो यदि इसे कार्य की बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, आवेश गुने विभवांतर, तो किया गया कार्य आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके तो ही काम करेंगे। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जो बिजली है, बिजली का तार है, अब उसमें वोल्ट ज़्यादा है, वोल्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जब वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, जो ऊर्जा ज़्यादा होगी तो काम भी ज़्यादा होगा, बल्ब तेज़ी से जलेगा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है, ये मल्टीपल होने लगता है। तो सेल बाहरी परपथ में जिस प्लेट पर धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं। अब देखिए, सेल बाहरी परपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, ठीक है ना, कि जो सेल है, जैसे कि हमने शुष्क सेल की बात की जाए कि अब धन आवेश से होकर के ये ऋण आवेश है ना। धन आवेश आपका किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है कार्बन का, और ये बना होता है जस्ता का, ठीक है ना। ये जस्ते की बर्तन की जैसे होती है, कप के प्याले जैसे, तो ये बना हुआ होता है जस्ता का। तो हमेशा धन ध्रुव से होकर के हमेशा इस धन ध्रुव से होकर के ये ऋण ध्रुव की तरफ धारा जाती है, और इसका प्रभाव इस जस्ते की प्लेट पर पड़ता है। और जब जस्ते की प्लेट पर पड़ेगा तो क्या होगा, जस्ते की प्लेट पर जैसे ही पड़ते रहेगा और इसकी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा और ये गलना शुरू हो जाएगा, गलते गलते ये पूरा ख़त्म हो जाता है। तो जब ये ख़त्म हो जाता है तो ये क्या होता है, पर टूटने लगता है। उसके बाद से बैटरी से आप एनर्जी लेना बंद कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि धन आवेश से ऋण आवेश तक जाता है, तो उस कारण से ये प्रभाव इस पर पड़ता है। तो कह रहा है बाहरी सेल परपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे क्या कहते हैं। अब जहाँ से धारा भेजी जा रही है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ पर धारा जो भेजी जा रही है, यह धारा भेजी जा रही है धन ध्रुव से होकर के, ठीक है ना,
किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब देखिए तार का प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करेगा। अब एक बात समझ लीजिए, जैसे कि पाइप है, अब पाइप से आपको क्या करने हैं, पानी निकालने हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेजने हैं, ठीक है ना। तो उसमें उसमें अब पानी भेजने में आपको दिक्कत कब हो सकती है, एक तो पाइप की लंबाई ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। पाइप की लंबाई ज़्यादा हो गई तो अब पानी इधर से भेज रहे हैं तो पानी उतना तेज़ी में दूसरे सिरे तक पहुंचेगी नहीं, जाने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। दूसरी पाइप की मोटाई कम हो जाए, अब पाइप की मोटाई कम हो गई तो अब पानी, जितना पानी जा रहा था उतना पानी तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ है कि चालक की प्रकृति पर, अब वो पानी किस प्रकृति का है, मतलब यदि पानी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा तेज़ जाएगा, ठीक है ना। और उससे पानी से मोटा मोटा कोई ऑयल डाल रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर मोबिल जानते हैं ना, उसको यहाँ डालना शुरू कर दिया, तेल डालना शुरू कर दिया सरसों का, तो वो थोड़ा सा पानी से मोटा होता है तो वो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है ना। पेट्रोल डालना शुरू कर दिया, डीजल डालना शुरू कर दिया तो वो थोड़ी सी इससे तेज़ी से जाएगी। तो अब वो किस प्रकृति का है इस पर भी निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर है, आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर भी निर्भर करेगा, चालक की अनुप्रस्थ काश के क्षेत्रफल पर भी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, घटेगा तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अस्थायी विद्युत धारा, कोई अस्थायी विद्युत धारा है के द्वारा समय एक में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को क्या है, यदि ऊष्मा आपका, यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, फार्मूला में कह रहा है कि H बराबर V/VIT, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला है आप उसको याद कीजिएगा, ठीक है ना, और इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत मुक्त रूप से फिर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। अब देखिए यहाँ पर जो, जैसे कि आपने कहा कि देखा कि कुछ तार ऐसे होते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, जस्ता हो गया, अल्मुनियम हो गया ना, इन सब में बिजली का मतलब करंट आपको लगता है। जैसे कि कुछ बहुत सारे चीज़ हैं, मेटल हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी तेज़ी से अच्छे से प्रवाहित होती है और कुछ में नहीं होती है। तभी तो अब देखे हुए कि तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ होता है ताकि हम उसको आसानी से छू सकें, और बिजली रहने के बाद भी हम तार को छूते हैं जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ होता है, हमें बिजली का झटका नहीं लगता है। कारण ये है कि जो प्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना, और जो उसके अंदर जो तार लगा हुआ रहता है, तांबा का, अल्मुनियम का, पीतल का, जो भी हो, वो विद्युत का चालक होता है। अर्धचालक के बात यदि कहें तो जब तार जोड़ते हैं तो देखते हुए कि तार है पतला लेकिन बल्ब का जो फिलामेंट था वो मोटा था, तब भी वो गर्म हो गया जल्दी, तो वो अर्धचालक है, उस कारण से वो गर्म होने लगा। नाइक्रोम का तार भी मोटा होता है लेकिन आप उसको पतले तार से भी जोड़ दीजिएगा तो पहले वो नाइक्रोम का तार ही गर्म होगा क्योंकि वो अर्धचालक है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर सही हो जाएगा विद्युत चालक, और विद्युत चालक होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है, जिससे विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विद्युत रोधी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत की प्रवाह की दिशा मानी जाती है, जो विद्युत की जो प्रवाह की दिशा है ना उसे हम किस तरह से मानते हैं। तो विद्युत प्रवाह की जो दिशा है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो शुष्क सेल थे, शुष्क सेल में हमने देखा कि यहाँ धन टर्मिनल था और ये प्लेट लगी हुई थी कॉपर की, ठीक है ना, और जब इधर से करंट, धन टर्मिनल से करंट जा रहा था तो ये कॉपर की प्लेट ख़त्म हो रही थी, ठीक है ना, उस पर प्रभाव पड़ रहा था क्योंकि इधर से धन टर्मिनल से क्या हो रहे थे, विद्युत धारा जा रही थी। तो हमेशा आप एक ध्यान में रखिएगा कि विद्युत की जो प्रवाह है यह मानी जाती है कि धन टर्मिनल से हमेशा ऋण टर्मिनल की तरफ चलती है, धन ध्रुव से हमेशा ऋण ध्रुव की तरफ चलती है। और ये क्वेश्चन हम लोग क्लास 10th के एग्जाम को लेकर के पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है। मतलब किसी एक समय में
ठीक है ना। अब इसके प्रवाह को क्या कहा जाता है? इसके प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा, कि किसी समय में कितने समय में कितनी विद्युत खर्च की गई, तो कितने विद्युत खर्च किया गया, यानी कि उसके विद्युत धारा की बात कही जाती है कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हुआ।